हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और हम पिछले वीडियो में ध्येय आईएएस के टेस्ट कंप्लीट किए थे। आज हम मेक आईएएस के टेस्ट, तो 5-5 टेस्ट दोनों के करवा देते हैं और आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है। इसकी पूरी व्याख्या भी है और व्याख्या भी इंग्लिश में ही रहेगी। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले, कई बार ऐसा हुआ है कि हमसे बोला गया है कि अब सर इंग्लिश में नहीं ला रहे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर डिस्कस करेंगे। और यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए टेस्ट है, मेक आईएएस का टेस्ट है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट डिमांड फॉर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? और ये सबको पता होगा, ठीक है। 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा बीजी तिलक ने पहली बार संविधान निर्माण की मांग की थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक। द फर्स्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज मेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1895 थ्रू स्वराज बिल, ओके। दूसरा प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात आएगी तो 1784 में हुई है, ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका सही उत्तर ए हो जाएगा क्योंकि पहले स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश में अगर देख लें तो विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट of 1773, consider the following statements. First is the employees under this were banned from doing private business. Second is the board of control was established by this act. The second statement wrong है और फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। उपरोक्त कथन किसका है? वन एवर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द इंडियन पीपल। द एबव स्टेटमेंट इज, तो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया ये किससे संबंधित है? थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ये संबंधित है भैया महात्मा गांधी से, ठीक है। क्या है कि 1992 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की 1922 में, ठीक है। और कहा कि संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा जब भी होगा। तो इन 1992 गांधी जी मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग and said that whenever India gets independence, the Constitution of India will be made according to the wishes of the Indian people. Okay, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774। ये सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। इसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द नेहरू रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, अंडर दिस द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज मेड। सेकंड इज, इट वॉज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मतलब इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया और इसका जो मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर हमको देखना है। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 1928
अगस्त महीने में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की और निर्माण बम्बई में किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार, अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट के प्रावधान किए गए थे। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक, द नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन अगस्त 1928 विच वॉज प्रिसाइडेड बाई पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू। इट वॉज बिल्ट इन बॉम्बे। Under this, the first written constitution of British India was made, in which provisions of fundamental rights of minority and all India Union and demand for dominion state were made. The strongest opposition to this was made by the Muslim League and the princely kings. Okay, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। तो इसका पहले सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विलियम पिट। तो पहला तो सही है भाई, सही है ना। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंडर दिस द एरिया अंडर द कंपनी इन इंडिया वॉज कॉल्ड द एरिया ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमने आपको पढ़ाया भी है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको उसमें मिल भी जाएगा। तो इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया उसे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका सबको उत्तर पता होगा फिलहाल, और इसका जो सही उत्तर है ना वो है M.N. रॉय, ठीक है। इन्होंने 1934 में की थी डिमांड, वही हमने लिखवा रखा है। ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, M.N. रॉय है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और सही उत्तर बता देना हमें। तो भाई, विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर दिस द कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद इंडिया रिमेंड। सेकंड इज देयर वाज अ सेंस ऑफ डबल रूल इन इट। मतलब इसके अंतर्गत भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा, इस पर सही है ना। इसमें द्वैध शासन का भाव निहित था। तो दोनों सही है क्या, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। ओके, क्या है, इसके अतिरिक्त और भी काम हुए, जैसे अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा, उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने हटाने का अधिकार भी प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इन एडिशन द कंपनी स्टिल हैड अ मोनोपोली ऑन ट्रेड विद इंडिया एंड हैड द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द कंपनीज ऑफिसर्स। Therefore, the rule of both the British government and the company, that is डायरकी was established over British India, ठीक है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। अंडर विच एक्ट द एरिया अंडर द कंपनी इन इंडिया वॉज कॉल्ड द एरिया ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट रहा है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अभी हमने ये वाला प्रश्न देखा है ऊपर ही, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। सभी व्यापारियों को, ब्रिटिश व्यापारियों को खास करके, तो ब्रिटिश व्यापारियों को 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसी के तहत ऐसा हुआ था। इसका सही उत्तर चार्टर एक्ट 1813 है। मतलब कंपनी का भारतीय व्यापार पर अधिकार समाप्त हो गया है। चीन और
चाय के साथ व्यापार बना रहा। फिर भी भारत कंपनी का भारत पर व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया। ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिल दी गई। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान भी इसी में किया गया था, ध्यान रखना। और भारत में आंग्ल शिक्षा समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है। द कंपनी मोनोपोली ऑन इंडिया ट्रेड एंडेड। ठीक है। Christian missionaries were given permission to propagate religion in India. All British merchants were allowed to trade with India. ठीक है। Provision was made to spend Rs 1 lakh per year for the education of Indians. So from the income of the company, Trevelyan was the leader of the supporters of Anglo education in India, while H.T. Prinsep was the leader of the supporters of Oriental education. ठीक, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। क्या प्रश्न भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये हमने पढ़ा रखा है। और ये 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, आधिकारिक रूप से की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। ठीक है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो 1935 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1813 का चार्टर अधिनियम के कथनों पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। बात सही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान भी किया गया था। तो ये भी सही है क्या? देखिए क्या है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोविजंस वाज फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रोविजन वाज मेड टू स्पेंड 1 लाख पर ईयर फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन फ्रॉम द इनकम ऑफ कंपनी। ठीक है। सेकंड क्या था, अंडर दिस ए प्रोविजन वाज मेड टू स्टार्ट एन ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट वैसे भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज, अंडर दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बात सही है। इसके तहत क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना। ठीक है, मैकाले नहीं था इसमें। सेकंड स्टेटमेंट जो है मैकाले दिया गया है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विद रेफरेंस टू क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट केम टू इंडिया ऑन 22 मार्च 1942। बात सही है ना भाई? बात तो सही है कि 22 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है। सेकंड इज, इट वाज अ 3 मेंबर कमीशन। 3 मेंबर कमीशन थे क्या भाई? स्टफर्ड क्रिप्स थे, जॉन पैथिक लॉरेंस थे, है ना, ये सब लोग थे। 3 मेंबर इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? यह एक सदस्यीय था। ठीक है, नहीं, वो दूसरा था, कैबिनेट मिशन था। स्टफर्ड क्रिप्स, जॉन लॉरेंस है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे। ठीक है, ये
एक सदस्य क्रिप्स मिशन जो था वो एक सदस्य था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, सही उत्तर हो जाएगा ए। ओके, अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी? अंडर विच एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो किसके तहत ऐसा हुआ था भाई? देखिए क्या है ना कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो कंपनी थी ना पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। सही उत्तर क्या हो गया? 1833। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ फोर्थ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल एज अ लीगल एक्सपर्ट? ये कब था भाई? अब देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो है 1833। ठीक है, 1833 इसका सही उत्तर है, और 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो इसका प्रावधान करता है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? कब हुआ भाई? देखिए ये क्या था ना कि 1853 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट था, उसी तहत ऐसा हुआ था, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, इसके कुछ प्रावधान है वो भी हम थोड़ा ध्यान में दे देते हैं भाई कि इसके तहत क्या हुआ। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया है। दूसरी चीज़, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। अतः अब क्या है, सिविल सेवकों में भारतीय नागरिक भी भाग ले सकते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ है और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, अब इंग्लिश में अगर देखें तो अंडर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड. Under this act, open competition was started for recruitment and selection of civil servants. So now Indian citizens could also participate in the civil service. Okay. Local representation in the Indian Central Legislative Council was introduced for the first time under this act. ठीक है, और the law member was made a full member of the Governor General's Council. ठीक है, तो याद रखना ये पूर्ण सदस्य बन गया, विधायी सदस्य जो था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। With reference to the Charter Acts of 1853, consider the following statement. Under this act, first statement है, under this act open competition was started for the recruitment and selection of civil servant. इसके तहत क्या हुआ कि खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट। तो भैया देखो अभी हमने पढ़ा है कि मतलब इसके तहत क्या हुआ, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, ठीक है, पूछा गया था कि सही नहीं बताना है, तो भैया दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग पूछा गया था, नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत तो कोई है ही नहीं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द लॉ मेंबर वॉज मेड अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल? ये 1853 अभी हमने पढ़ा है ना जस्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले इसका व्याख्या देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कौन सा सुमेलित है बताना हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? 1976 कोठारी कमेटी, 1989 सतीश चंद्र कमेटी, 2004 होता कमेटी। ठीक है, कोठारी समिति, सतीश चंद्र समिति 1989 और 2004 में होटा समिति बनाई गई थी। तब देख लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए भैया क्या है, 1976 में कोठारी समिति बनी है, 1989 में
सतीश चंद्र समिति बनी है और 2004 में होता समिति बनाई गई है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों का मिलान सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द मैकॉले कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1854 फॉर द सिविल सर्विसेज। दूसरा है स्टेटमेंट द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज रमेश दत्ता। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या? सही पूछा गया ना, तो सही जो पूछा गया ना, तो इसका सही उत्तर पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि रमेश चंद्र दत्त नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो। ठीक है, और सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था, ये बात सही है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा गठित एचिसन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? द एचिसन कमिटी constituted by Lord Dufferin in 1886 is related to which of the following? किसके लिए थी भाई? अब देखिए, जो समिति थी ना, वो बनी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, लोक सेवाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा के लिए एचिसन कमेटी बनाई गई थी। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, देख लेते थोड़ा सा। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया। एचिसन आयोग ने सिफारिश की थी कि परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 19 और 23 होनी चाहिए। एचिसन कमेटी ने ऐसा सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेटमेंट के रूप में है 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमको कर लेते भाई। चलिए, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1858 consider the following statement. First is company rule in India was abolished. बात सही है ना, कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, बात सही है। दूसरा है दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंटल सिस्टम। इस अधिनियम में क्या कि विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। तो दोनों सही हैं क्या? देखिए, दोनों सही तो नहीं है ना, पहला इसका सही है, दूसरा इसका गलत है। तो पूछा क्या गया, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, दूसरा गलत है। तो पूछा बताना, हमको गलत ही बताना है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लिए में प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई थी? अंडर विच एक्ट द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन at the central level and the provincial public service commission in the provinces were established? तो किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ भैया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ओके, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका इसकी जो व्याख्या है वो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय राज्य स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लिए प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें थोड़ा सा देख लेना है कि 1858 का कुछ प्रावधान है। क्या क्या है कि आफ्टर एंडिंग द कंपनीज रूल इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नेंस वॉज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब क्राउन। ठीक है, हम पढ़ाए हैं कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया है। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगेगा। इसकी घोषणा महारानी की जो घोषणा रही उसको पढ़कर सुनाने वाला कौन था? आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इसको पढ़कर सुनाया भी था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश एम्प्रेस वॉज टू बी कंडक्टेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत सचिव का पद बन गया था ना, और फॉर हुज असिस्टेंस ऑफ 15 मेंबर्स एडवाइजरी काउंसिल वॉज फॉर्म। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारतीय प्रशासन का संचालन राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिसकी सहायता के 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड वायसराय। वायसराय हो गया, ये हमने आपको बताया है, ये क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, ये भी याद रखना। जो भारत सचिव था
उसको भारत और ब्रिटेन में मुकदमा करने का अधिकार भी दे दिया गया था। एक चीज़ और याद रखना, भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार और ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार भी दिया गया था। द मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज गिवन द राइट टू हैव सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस with the viceroy and to present the Indian budget every year in the British Parliament। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड वायसराय। बात सही है, हमने अभी पढ़ के बताया आपको। और दूसरी चीज़ है अंडर दिस द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया वर एबॉलिश्ड, मतलब समाप्त कर दिया। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो दोनों थे उनको समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद बनाया गया। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा गया, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसका व्याख्या। अगला प्रश्न है 1861 का भारत पश्चात अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फर्स्ट इज बाय दिस द वायसराय वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। बात सही है कि परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया किसको? वायसराय को। बात सही है। ठीक है, पहले तो सही हो गया। दूसरा क्या है कि द ड्यूरेशन ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 3 मंथ। ये नहीं, ये कोई थोड़ी था, बात समझ रहे हैं ना। ये 3 महीने कार्यकाल नहीं होता था। पहला स्टेटमेंट इसका सही है फिलहाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1861 का जो एक्ट है उसके बारे में क्या है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम सब। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अंडर दिस द नंबर ऑफ द वायसरायज लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसमें संख्या बढ़ा दी गई, परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। नाउ दिस काउंसिल कुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 6, मतलब कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। ठीक है, एट लीस्ट हाफ ऑफ देम वर रिक्वायर्ड टू बी नॉन ऑफिशियल। कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना भी आवश्यक था। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या था कि अंडर दिस एक्ट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय री असाइनिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। मतलब इसके तहत क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ फिर से मिल गई, मतलब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जो कि 1773 का की प्रावधान को पलट दिया गया था 1861 में आके। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि द वायसराय वॉज गिवन द राइट टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस फॉर लेजिस्लेटिव वर्क एंड टू अपॉइंट गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन द न्यूली क्रिएटेड प्रोविंसेस। मतलब वायसराय को यह भी अधिकार मिला कि वह नए प्रांतों का निर्माण करे और नव निर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रावधान क्या था कि द वायसराय was empowered to issue ordinance without the approval of the council. The duration of such an ordinance was 6 months। मतलब क्या था कि परिषद की संस्तुति के बिना भी वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था और उसकी समय सीमा होती थी 6 माह की। ठीक, दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। 1859 में जो लॉर्ड कैनिंग 1859 की जो विभागीय प्रणाली थी ना, उसको लॉर्ड कैनिंग ने क्या की, मान्यता दे दी इसी समय में। ठीक है, 1861 के ही दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो भैया अभी हमने पढ़ा है लॉर्ड कैनिंग, हु इज द कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द डिपार्टमेंटल सिस्टम इन इंडिया। तो किसको माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने, नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। ये किस अधिनियम से संबंधित है? द वायसराय वाज गिवन द राइट टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस फॉर लेजिस्लेटिव वर्क एंड टू अपॉइंट गवर्नर्स और
lieutenant governors in the newly created provinces. तो above statement is related to which act? तो ये अभी हमने पढ़ा है अभी अभी, तो 1861 है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन वर गिवन द राइट टू डिबेट द बजट। बात सही है ना, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था ना इस समय। बात सही है भाई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि थ्रू दिस द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। इसके माध्यम से ही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट फिलहाल सही हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना। अब थोड़ा सा हम 1892 के बारे में देख लेते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा हम देख लें 1892 है क्या भाई आखिरकार। तो 1892 में कुछ चीज़ें हुई, जैसे द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन पर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिबेट द बजट ऑल्दो देयर वाज नो राइट टू वोट। वोट करने का अधिकार नहीं था, फिर भी ये बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि थ्रू दिस द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। मतलब इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है। किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किस में किया गया था? ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो याद रखना ये 1919 के अधिनियम में ऐसा हुआ था, ठीक है। इन विच एक्ट द वर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस वॉज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। पार्लियामेंट सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। विद रेफरेंस टू द मेजर प्रोविजंस ऑफ द Parliamento reforms consider the following statement. First is the number of members of the central and provincial councils was increased. बात सही है ना, पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या भाई, करेक्ट है बताना है। दूसरा है थ्रू दिस एक्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड। मतलब इसके माध्यम से क्या हुआ, विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि भी की गई और साथ में केंद्रीय प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। तो पार्लियामेंट सुधार जो है 1909 के अधिनियम को कहते हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भाई। ये सुधार दिस रिफॉर्म वॉज कैरिड आउट इन 1906 by the Muslim delegation led by Aga Khan in the context of a separate electoral system from the Viceroy Lord Minto। मतलब 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, लॉर्ड जो ये भारत सचिव था, भारत का राज सचिव था, लॉर्ड मार्ले था और भारत का वायसराय मिंटो था। प्रमुख प्रावधान क्या रहे हैं भाई? प्रमुख प्रावधान रहा द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। वृद्धि हुई है सदस्यों की संख्या में। फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज अरेंज्ड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। पहली बार क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए एक अलग से, ठीक है, मतलब पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। दूसरी इसका अलावा प्रावधान क्या था, प्रोविजन वॉज made for the appointment of an Indian member in the Viceroy's Executive Committee. The first such Indian member was सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। इसके तहत एक प्रावधान और हुआ है। प्रावधान ये था कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति भी होगी और वो पहले व्यक्ति बने भारतीय सदस्य जो बने थे सत्येंद्र सिन्हा थे, ठीक है। थ्रू दिस एक्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल टू प्रपोज ए रेजोल्यूशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई। उदाहरण के लिए देखा जाए तो लोकहित के विषय में पर संकल्प प्रस्तावित करना, ये सब इसमें शामिल रहा, ठीक है।
चलिए, इसका सही उत्तर सी हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1946 में 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 वॉज हेडेड बाय, कौन थे भाई? इसके थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतरिम सरकार in the interim government, the viceroy Lord Mountbatten, President Pandit Nehru, Vice President, and 11 other members took the oath of office. मतलब वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने पंडित नेहरू, 11 अन्य सदस्य जो बने उन्होंने अपने पद की शपथ भी ली थी। इसके अलावा प्रावधान क्या रहा कि द अदर मेंबर्स इंक्लूडेड 3 मुस्लिम मेंबर्स बट डिड नॉट बिलोंग टू द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे लेकिन वो मुस्लिम थे। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा ऑन अक्टूबर 26, 1946 द मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन द गवर्नमेंट हु पर्पज वॉज टू डिमांड पाकिस्तान बाई स्टेइंग इन द काउंसिल। 26 अक्टूबर 1946 को क्या होता है, मुस्लिम लीग अंततः शामिल हो जाती है और वो इस मकसद से शामिल होती है कि वो परिषद में रहकर पाकिस्तान की मांग करती रहे। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न क्या भाई? मुस्लिम समुदाय हेतु तो पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। कब की गई थी? 1909 में की गई थी, सबको पता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज अरेंज्ड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विद रेफरेंस टू द मेजर प्रोविजंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। 1919 की बात हो रही है। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया क्या? गलत है। प्रांतों में लाया गया था द्वैध शासन और केंद्रों में क्या लाया गया? द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। तो ऐसे स्टेचुटरी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। दोनों सही है क्या? तो देखिए क्या है ना, पहला तो गलत है भाई। इस समय याद रखना, मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1921। इट्स मेन प्रोविजंस वर एज फॉलोज। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या कह रहे हैं भाई? डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। दूसरी चीज़ है, इन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स टू बी इंडियन। इसमें यह भी हुआ जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, कार्यकारी परिषद थी, उसमें 6 में से 3 सदस्य भारतीय हों ऐसा अनिवार्य भी कर दिया गया। इसके अलावा द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन वॉज क्रिएटेड। इसी के तहत क्या हुआ? वैधानिक, इसी के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन भी किया गया। इसके अलावा ए स्टैट्यूटरी कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। द टास्क ऑफ दिस कमीशन वॉज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट आफ्टर एग्जामिन इट फॉर 10 ईयर्स। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन हुआ। इसको काम दिया गया कि 10 साल के बाद जो भी बात होगी वो जांच करके आप उसको रिपोर्ट देंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक देयर ओन बजट। पहली बार क्या किया गया? विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। एक चीज़ और याद रखना कि बाय एक्सपैंडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन कम्युनल लाइन्स इट ऑल्सो इंक्लूडेड क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। ठीक है, इसमें जो 1919 का नियम था, इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित भी किया गया था। इसमें ईसाई रहे, आंग्ल भारतीय रहे, यूरोपियन को भी इसमें अब शामिल किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, पहला तो गलत था और दूसरा स्टेटमेंट सही था, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके निम्नलिखित में से किस किस को शामिल किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा है, ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाई एक्सटेंडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन कम्युनल लाइन्स। ठीक है, तो इसमें 2 लोगों को शामिल किया गया है ना। डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे उनको अभी नहीं 1932 वाले में शामिल किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर पहला और दूसरा हो जाएगा। सही उत्तर
सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में मॉन्टेगू थे। मॉन्टेगू इन द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वॉज। मॉन्टेगू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, अभी हमने इसको बता रखा है। तो याद रखना मॉन्टेगू जो थे वो भैया सेक्रेटरी, भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है with reference to the major provisions of the Government of India Act 1935, consider the following statement. First is diarchy was introduced in the provinces. दूसरा है the Council of India established in 1858 was abolished. देखिए क्या है ना, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रांतों में नहीं, इस समय केंद्र में द्वैध शासन लाया गया है। ठीक है, तो याद रखना। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्यों? 1858 में स्थापित जो भारत परिषद को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लो, इसके प्रावधान हुए 1935 के कुछ प्रावधान रहे हैं। डायरकी वॉज अरेंज्ड एट द सेंटर, फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड. The Governor General administered the protected subjects with the help of some councils who were not accountable to the federal legislature. मतलब जो फेडरल मतलब लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी भी नहीं है, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उनकी मदद करें, उनकी मदद से, ठीक है, जो आरक्षित सब्जेक्ट था उसको इनके अंदर किया गया, मतलब किसके, जो वायसराय थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। मतलब हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल और मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधान मंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे और उसके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और है, हस्तांतरित विषय की बात है, लेकिन आरक्षित वाले में क्या है या संरक्षित वाले में क्या है, जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थे, उत्तरदायी बिल्कुल नहीं थे। अगला वाला प्रावधान क्या है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया यूनियन। प्रांतों में क्या, इस अधिनियम ने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भी की। अगला एक और इसका प्रावधान है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अबॉलिशिंग द डायरकी इन द प्रोविंसेस। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, और नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर एक्सपेंडेड एंड बाइकैमरल सिस्टम वॉज मेड इन 6 आउट ऑफ 11 लेजिस्लेचर इन द प्रोविंसेस। क्या हुआ, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और प्रांतों में से 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था भी की गई थी। एक चीज़ और याद रखना, इसी के तहत ना म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना है कि 1858 जो भारत परिषद था ना बनाया गया, वो अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई है इसी समय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोड बनाया गया है। तो ये थोड़े इसके प्रावधान हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। सही उत्तर फिलहाल इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, कौन से में की गई थी, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, 1935 में की गई थी। एंड ऑल इंडिया यूनियन वॉज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1935 के तहत की गई है, ये भी हमने अभी अभी बताया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना और सही उत्तर हमको बताना भी है। अब देख लेते हैं भाई, विद रेफरेंस टू द मेजर प्रोविजंस of the Independence of India Act 1947, consider the following statements. First is, under this the term Emperor of India was abolished from the British imperial title. मतलब क्या है, इसके अंदर ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट था कि इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। तो सही बात है ना, वायसराय का पद अब समाप्त कर दिया। अब दोनों राज्यों के लिए क्या कर दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, और याद रखना, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, ये इटली की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, कब, फरवरी 1947 में। ठीक, और याद रखना, उसी के बाद माउंटबेटन योजना लाई जाती है, ये भी हमको याद रखना है। और माउंटबेटन योजना जो ना भारत पाकिस्तान के
के विभाजन से संबंधित है, ये बात भी हमको अब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इसका तो दोनों सही स्टेटमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, रियासतों के एकीकरण से पहले भारत में कितने श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे? तो 4 श्रेणी में बटे हुए थे, 4 पार्ट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, एस के धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भाई एस के धर कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज इट वाज फॉर्म्ड इन जून 1949। तो पहला बात सही है क्या? देखिए ये बना था जून 1948 में। ठीक है, हमने लिखवा रखा है, आप लोग उसको अगर पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये बात सही है, क्योंकि एस के धर आयोग बना था ना, उसी आयोग की अनुशंसा की जांच करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जेबीपी समिति का भी गठन 1948 में ही किया गया था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और सही पूछा गया ना, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जेबीपी समिति से संबंधित है? देखिए जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेबीपी कमिटी। सब लोग सही हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ओके, इसके कुछ प्रावधान होंगे। तो प्रावधान ये है कि इन्होंने एस के धर आयोग के जो अनुशंसा रही उसका अध्ययन किया। उन्होंने भी रिकमेंड किया भाई कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या कौन कौन से भाई, आप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रिगिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। ठीक है, ये संघात्मक लक्षण है। जबकि जो एकल न्यायपालिका है ना, सिंगल जुडिशरी या राज्यपाल का पद, राज्यपाल का गठन, आपातकालिक शक्तियाँ और राज्यों के विषयों, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को, जो संसद को अधिकार मिलता है, ये सब एकात्मक लक्षण है। लेकिन संघात्मक लक्षण ये सब हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन फजल अली आयोग से संबंधित हैं? देखिए फजल अली आयोग, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फजल अली कमीशन? तो फजल अली तो थे ही। ठीक है, फजल अली इसमें शामिल थे। एक और थे, के एम पनिक्कर भी थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। ठीक है, फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू जिसको बोलते हैं, ये दोनों इसके सदस्य रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, पर श्री रामुलू नहीं थे इसके सदस्य, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसके बारे में अगर देख लिया जाए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, दिसंबर 1953। फजल अली प्रेसिडेंट रहे एंड 2 अदर मेंबर्स हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर रहे हैं। ठीक है, द कमिटी आइडेंटिफाई 4 फैक्टर्स फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। समिति ने राज्य पुनर्गठन के 4 कारकों की पहचान की थी। 4 कारक कौन कौन से थे भाई? पहला कारक है कि मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण किया जाए। दूसरा था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, भाषाई सांस्कृतिक एकजुटता होनी चाहिए। तीसरा था फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क हुआ। और एक और है लास्ट में, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एंड इन द होल कंट्री, प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। और देखिए इसमें भारत में 4 प्रांत हुआ, तो 4 प्रांतों के बारे में हमने लिखवा रखा हुआ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। फिलहाल चलिए अगले देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है, पूछा गया है। तो गलत क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो बात सही है क्या?
भाई देखिए, इसमें पहला जो मतलब गलत कथन बताना ना, तो क्या पहला सही है क्या? पहला सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, मतलब कि भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। दूसरा स्टेटमेंट है इन इंडिया द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा भी भारत में सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ये भी बात सही है। इंडिया हैज़ अ सिंगल हाउस लेजिस्लेटर, ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो गलत जो है वही बताना हमको, सही उत्तर इसका तीसरा हो जाएगा। भारत में एक सदनी नहीं, द्विसदनी विधायिका है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो फर्स्ट क्या है कि बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस इन इंडिया वाज केप्ट एज कैटेगरी बी। मतलब रियासतों में एकीकरण के से पहले भारत में चीफ कमिश्नरी आयुक्त प्रांतों के को श्रेणी बी में रखा गया था। तो बात सही है ना, ये तो बात सही है, ठीक है। क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया ना। श्रेणी बी में जो रखा गया था ना, वो बी नहीं था, वो सी था, है ना। ओके, चलिए सी वाला है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स द अंडमान निकोबार आइसलैंड वर केप्ट एज कैटेगरी सी। तो ये कैटेगरी सी नहीं, कैटेगरी डी में रखा गया था अंडमान निकोबार, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे अंत में किया गया है? तो देखिए, नागालैंड का गठन जो हुआ ना, सबसे लास्ट में हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे राज्यों का गठन हुआ है, इसी श्रेणी में, क्रम यही है इसका, ठीक है। गोवा था, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, फिर है तेलंगाना का नंबर आता है। तो याद रखना, इसमें जो ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, तो इसका नागालैंड गलत हो जाएगा फिलहाल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई द एज ऑफ यूनिवर्सल सफरेज इन इंडिया इन 1950 वॉज 21। मतलब भारत में 1950 में सार्वभौम मताधिकार की उम्र 21 थी, बात सही है। वो तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष की गई थी ना। और सेकंड है एट प्रेजेंट द एज ऑफ यूनिवर्सल सफरेज इन इंडिया इज 18 ईयर्स। मतलब भारत में सार्वभौम मताधिकार की उम्र क्या है अब इस समय 18 है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं फिलहाल। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, हमें याद रखना भाई। चलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, और हमें लगता है कि यही लास्ट प्रश्न कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डिटेल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन गिवन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में जो दूसरी दूसरी नहीं, चौथी है क्या, चौथी अनुसूची है ना, तो चौथी अनुसूची में ऐसा हुआ है प्रावधान राज्यसभा के सीटों के लेकर, ठीक है। तो चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल सही है इसका। पहली अनुसूची में क्या भाई, राज्य भारतीय संघ के घटक राज्य 28 और संसदीय क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरे में क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी उनका वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित है, उसमें 8 पदों का जिक्र हुआ है। तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ प्रतिज्ञान की बात हुई है, 9 अधिकारियों की पदाधिकारियों की बात हुई है। चौथी अनुसूची क्या है, इसमें राज्यों संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हुई 50 प्रश्न के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो कल देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम करीब 50 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ चल रहा ना, तो थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, है ना। तो फिलहाल देखते हैं, जैसा भी होगा करेंगे वैसे ही। तो फिलहाल आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए